अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। 29 फरवरी 2024, चूंकि लीप ईयर है, 4 बरस के बाद ये 29 फरवरी का दिन आता है। और होना तो ये चाहिए कि 29 फरवरी के दिन सब लोग ये सोचें कि यार 4 बरस के बाद इतना कीमती दिन आता है, इस दिन कोई हम अच्छा काम करें, दुनिया में कोई अच्छाई में इजाफा करें दुनिया के अंदर। लेकिन इन दी बदनसीब नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इन दी अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक नया ड्रामा हो रहा है, जहां वो तमाम लोग जो इलेक्शन हारे हुए हैं वो पाकिस्तान की इलीगली ऑक्यूपाइड नेशनल असेंबली के अंदर हल्फ उठा रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। अब जरा इस पे गौर करें। मेरा नहीं ख्याल कि आपसे किसी ने पहले इसको इस एंगल से देखा होगा, जिस एंगल से मैं भी आपको दिखाने लगा हूं। हल्फ तो उठाते हैं शरीफ लोग। हल्फ तो वो उठाते हैं जिसके अंदर कोई सेंस ऑफ ऑनर होता है, जिसके अंदर कोई सेंस ऑफ डिग्निटी होती है, जिसके अल्फाज का, जिसके लफ्ज का, जिसकी कमिटमेंट का, जिसके वादे का कोई कोई वजन होता है। मतलब हल्फ तो वो उठाएगा। ये तो वो सब लोग हैं जो इलेक्शन चोरी करके आए हैं, और ना कुछ पहली दफा इलेक्शन चोरी करके नहीं आए। जब से पैदा हुए हैं पाकिस्तान की सियासी फील्ड में, चोरी ही करते चले आए हैं। जब से मौलवी साहब ने इनके कान में अजान दी थी, उसके बाद इन्होंने ना अल्लाह के किसी कानून को माना, ना मुल्क के किसी कानून को माना, ना किसी आइन को माना, ना किसी इंसान के साथ अपना वादा पूरा किया, ना किसी सियासी कमिटमेंट को इन्होंने पूरा किया। ये तो सारे के सारे मुनाफिक लोग हैं। ये हल्फ किस चीज का उठा रहे हैं? हल्फ तो ऑनरेबल लोग उठाते हैं किसी मुकद्दस किताब के ऊपर, और कहते हैं कि मैंने, ये अपने अल्फाज देते हैं कि मैं जो चीज कमिट कर रहा हूं मैं इससे पाबंद रहूंगा। ये जो लोग वहां बैठे हुए हैं पाकिस्तान की इलीगली ऑक्यूपाइड नेशनल असेंबली के अंदर, इन्होंने कभी कोई जिंदगी में अपना अहद व पैमान पूरा किया है? इनके अल्फाज का कोई तकद्दुस है? उसकी कोई वैल्यू है? बहरहाल ये तो चले, एक फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन होगी। मेरे रडार पे इस वक्त एक तो यही है कि नेशनल असेंबली के अंदर किस किस्म का हल्फ उठाया जा रहा है, इसकी क्या अहमियत है। दूसरा ये है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी हेयरिंग कंप्लीट कर ली थी एक दिन पहले, जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसका भी वैसे नाम कुछ और होना चाहिए, तो वहां पे उन्होंने वो फैसला किया ही नहीं अभी तक। कम से कम उसका सामने नहीं आया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ की जो सीट्स का फैसला उन्होंने करना था वो उन्होंने नहीं किया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने, बेचारों ने बिल आखिर जाकर, जो बेचारे प्रेशर बहुत था, उन्होंने सरेंडर कर दिया बड़े प्रेसिडेंशियल स्टाइल से, और एक 14 ट्वीट्स का उन्होंने एक थ्रेड इशू किया अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। क्यों किया, क्या वजह है कि एक ऐसी स्टेज पे, जबकि स्पीकर से इजलास बुलवा लिया गया था, प्रेसिडेंट को फिर भी क्यों मजबूर करना पड़ा कि वो इसे कहते हैं सरेंडर करें और वो इजलास को बुलाएं? इसकी क्या अहमियत है? उसके अलावा एक चीज ये भी है कि मरीम नवाज साहिबा ने जो शफकत फरमाई एक पुलिस ऑफिसर बेचारी गरीब के ऊपर, उसके हवाले से पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों में और सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी एक बड़ी कलरफुल किस्म की डिबेट हो रही है, और मैं आपको थोड़ी सी उसकी झलकियां जो हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। और एक और चीज़ जिसकी मैं एक छोटी सी झलकी आपको दिखाना चाहूंगा आज के इस वीलॉग में, कि एमल वली खान जो एएनपी के लीडर हैं, वो जितनी सख्त और तेज़ोतुन जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और चौधरी निजामुद्दीन साहब के हवाले से, वो बड़ी हैरानकुन है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर रहते हुए भी हम इस किस्म की जुबान इस्तेमाल नहीं करते। कोई खौफ खुदा ही होता है, कोई चौधरी निजामुद्दीन का खौफ यहाँ पर भी होता है। लेकिन चौधरी निजामुद्दीन की मुमलिकत के अंदर रहते हुए जिस तरह से एमल वली खान साहब जो हैं ललकार रहे हैं चौधरी निजामुद्दीन साहब को, जिसका मैं टुकड़ा आपको दिखाता हूँ कहीं मुझे मौका मिलता है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? इज दिस जेन्युइन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन? इज ही दैट बोल्ड एंड करेजियस, या कोई और ही मामला यहाँ पे है? जाओ जाओ उस बॉर्डर पे जाओ जिस बॉर्डर पे रोजाना वतन अजीज की शलवारें उतरती हैं। चौकीदार आका नहीं, चौकीदार गुलाम है, आका अवाम है। आप तहकीकाती कमीशन बनाए, मैं आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 बंदे लेकर आऊंगा, जिससे करनेलों ने पैसों की फरमाइश की है कि रेडियो पाकिस्तान वर्दी वालों ने वर्दी में जलाया था कि नहीं, वर्दियां उतार के इसको जलाया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, जिसने कमाल कर दिया है। और उस जिस तरह से 3 दिन के अंदर अंदर, कभी हुआ नहीं है कि इतनी छोटी सी एक कम्युनिटी एक इशू को सिर्फ 3 दिन में उठाए। जिस तरह से कांग्रेसमैन ग्रेग कसार के खत के पीछे एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई है कोस्ट टू कोस्ट, और जिस तरह से 3 दिन के अंदर 31 सिग्नेचर हासिल करके इस खत को सबमिट कर दिया गया है टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन एंड टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो बाइडन, इसकी कोई रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह से एग्जांपल नहीं मिलती कि इतनी तेजी से एक चीज हो। क्योंकि इस तरह से जब आप मूव करते हैं लेटर को,
तो आपको कई कई हफ्ते लग जाते हैं इस किस्म के सिग्नेचर इकट्ठे करते हुए। और इसमें जल्दी जो थी, जो पसूड़ी थी कि जल्दी से करना है, उसकी वजह ये थी कि ग्रेग कसार की कंग्रेशनल टीम ये चाहती थी कि इससे पहले कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस प्राइम मिनिस्टर हल्फ अपना कंप्लीट करे, वहाँ एक प्रोसेस हो और स्टेट डिपार्टमेंट उसमें पोजीशन ले। स्टेट डिपार्टमेंट को कम से कम ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस का एक हिस्सा इस इलेक्शन को कैसे देखता है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो कांग्रेस के उस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है, नथी है, वो एक इलेक्शन ईयर में इस पूरे इशू को कैसे देखती है, और कैसे ये पोजीशन जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की जो पोजीशन होगी टुवर्ड्स शहबाज शरीफ हुकूमत, उसको कैसे आप मॉडरेट करेंगे, चेंज करेंगे या रेगुलेट करेंगे। रिमेन्स टू बी सीन कि अब स्टेट डिपार्टमेंट इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ इतनी गैर हकीकत पसंदाना एक्सपेक्टेशन या आप कह लें कि फैंटेसी किसी के जहन में नहीं है कि वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पाकिस्तान के रजीम चेंज ऑपरेशन से बहरहाल एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो अपनी ही क्रिएटेड एक प्रॉक्सी जो निज़ाम है उसको ज़ाहिर सरेंडर नहीं करेगी, उसने आखिरी वक्त तक उसको सपोर्ट करना है। लेकिन कोशिश यहाँ पर यह है कि जो ढांचा खड़ा किया गया है उसके अंदर जो तजाद है, उसके अंदर जो जालीपन है, उसके अंदर जो डिफेक्ट है, उसको अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखा जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ये हुकूमत है, जो कि निज़ाम है, वो मसलसल एक माइक्रोस्कोप के नीचे हो, लेंस के नीचे हो, उसे खुद भी एहसास हो कि अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर उसको देखा जा रहा है कि क्या करें। ये यहाँ बुनियादी मकसद है। इस हवाले से इंटरसेप्ट की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है रायन ग्रिम की, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। जो खत सेनेटर्स ने साइन किया उनके एक्चुअल सिग्नेचर्स के साथ, वो भी मेरा ख्याल है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ एज एन एविडेंस। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसको इस तरह से देखा ना हो इससे पहले। तो मैं समझता हूँ कि ये, और ये माइंड रखिए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बिकॉज 6-7 मार्च को यहाँ पर HR 901 जो है, जिसको 90 से ज़्यादा सिग्नेचर ऑलरेडी मिल चुके हैं, आई थिंक 91 अब तक मिले, उसके ऊपर बहस शुरू हो रही है, उसके ऊपर हियरिंग शुरू हो रही है। और यूं पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो पहली दफा कांग्रेस के रडार के नीचे आ गया है फॉर द राइट रीजंस। और इसमें जो पाकिस्तानी अमेरिकन को, आपको जो कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को, उसकी वजह यह है कि नीयत बड़ी साफ है, वरना इतनी तेजी से ऐसा होता नहीं। पहले तो मुख्तलिफ किस्म के इशूज में कि फलां जहाज होते आए कि स्पेयर पार्ट चाहिए, कश्मीर के ऊपर पोजीशन लेनी है, या फलां हिंदुस्तान की रेजोल्यूशन जो है उसका रास्ता रोकना है, इस किस्म की चीज़ों में कम्युनिटी बिजी रही गुज़िश्ता 50 बरस में। ये पहली दफ़ा है कि लोग बड़े क्लियर हैं कि हमें एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान चाहिए, हमें एक जमहूरी पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जब ये डिमांड्स अब कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने रखते हैं तो वो इसमें ना कर नहीं सकते, बिकॉज उनको साफ नज़र आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बहुत ही सच्चाई के साथ, बहुत ही सिंसेरिटी के साथ अपना ये कॉज हमारे सामने लेके आई है। इसीलिए ऐसे ऐसे करके, बिकॉज एक से ज़्यादा कांग्रेसमैन और कांग्रेशनल टीम के साथ मुझे इस सिलसिले में बात करने का मौका मिला, और मैंने देखा कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे। उनके क्वेश्चंस भी बड़े लॉजिकल थे। उनको वैसे ये समझाना कि फॉर्म 45 जो है उसको काउंट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में, अच्छा खासा मुश्किल काम था, बिकॉज अमेरिका में जिस तरह से चीज़ों को देखा जाता है, टू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक फॉर्म 45 साइन हो गया है और उसके बावजूद उसकी एग्रीगेशन का इन्होंने इतना मसला खड़ा किया हुआ है, ये वैसे अमेरिका में कांग्रेशनल एड्स को समझाना खासा मुश्किल किस्म का काम था। गोइंग फॉरवर्ड मेरा ये ख्याल है कि एक स्किल जो ज़्यादा डेवलप करनी होगी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, कि आपने ड्राफ्टिंग में जो डिमांड्स रखनी है अपनी, उसको फाइन ट्यून कैसे करना है, और उसके लिए आपने सपोर्ट जो है बाई पार्टिजन कैसे हासिल करनी है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इस ग्रेग कसार के लेटर के अंदर के रास्ते में जो ऑब्स्टिकल आ रही थी, वो मैंने आपको ब्रीफ किया था कि 3 इसमें फैक्टर्स थे। एक ही बाई पार्टिजन नहीं था लेटर, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के एक कॉकस में से आया था, कॉकस बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट था, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा ये था कि टाइम बहुत कम था इस किस्म, क्योंकि ये लिटरली 3-4 दिन के अंदर इसको करना था, और इस किस्म की चीज़ को कई कई हफ्ते महीने लगते हैं। अमेरिका के अंदर बड़ी स्लोली चीज़ें जो हैं वो मूव करते हैं। अब यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने इस पर बड़ा काम किया, और मैं कुछ लोगों के यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ जिसका मुझे पता है, हो सकता है सबके नाम मैं ना ले सकूँ। पहले तो ये है कि जो 2 पोर्टल्स थे, एक जस्ट फॉरेन पॉलिसी का पोर्टल, वो भी मैंने ट्वीट किया था। दूसरा सिटीजन एक्शन का पोर्टल जो सलमान साहब ने बनाया, बहुत ज़बरदस्त। और सलमान साहब ने एक बरतानवी पाकिस्तानियों के लिए भी पोर्टल क्रिएट किया। इन दोनों पोर्टल्स में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है अब तक की, और फ्रॉम द टॉप ऑफ माई माइंड, 5,000 से ज़्यादा मैसेजेस और ईमेल्स और लेटर्स जो है वो डिफरेंट कंग्रेशनल ऑफिस में रिसीव हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा, लिटरली आप कहें कि 48 घंटे के अंदर। दिस इज अ ह्यूज पोलिटिकल मोबिलाइजेशन इन अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। लोगों ने लबैक किया उस कॉल को। मुझे लोगों ने बहुत बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि मैंने इस हवाले से जो 2 वीलॉग किए थे, एक मैंने जो एक बार्न्स एंड नोबल के बाहर बैठ के किया था, लोग समझ रहे हैं स्टारबक्स के बाहर, वो जो किया था मैंने किताबों की एक दुकान के बाहर बैठ के, वो लोगों को बहुत ज़्यादा लोग बहुत मोटिवेट से हुए हैं, मुझे कम से कम ये फीडबैक मिला है। लेकिन
ये इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फैक्सेस एंड लेटर्स। इसमें बहुत से लोगों ने पिछले 3 दिन में अनथक मेहनत की। उन्होंने अपने कांग्रेसमैन, अपने सेनेटर तक वो पहुंचे, उन्होंने उनके साथ जूम मीटिंग्स की, उनके साथ फ़ोन कॉल्स किए, कुछ लोगों पे मुलाकातें करने की कोशिश की। कंग्रेशनल जो 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 कंग्रेशनल एड्स होते हैं उनको उन्होंने ब्रीफ किया। उसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ आतिफ खान एंड सजाद बरकी इन टेक्सास इन ह्यूस्टन, डॉक्टर आसिफ महमूद इन कैलिफोर्निया, डॉक्टर तारिक मजीद एंड डॉक्टर मोहम्मद तारिक, दो डिफरेंट नाम हैं। दोनों ने जो है इसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर जलील फ्रॉम डेलस, पाक पैक के की स्पिरिट जो है जनाब असद मलिक साहब फ्रॉम डिट्रॉइट मिशिगन, डॉक्टर उस्मान मलिक फ्रॉम वर्जीनिया, डॉक्टर उज़मा रहमान फ्रॉम डिट्रॉइट मिशिगन, महलिका समदानी साहिबा, और जिन्होंने सेनेटर मार्की की टीम को एंगेज किया हुआ था। इसी तरह से डॉक्टर मुनीर ऑरलैंडो से, फ्लोरिडा से, टेम्पा से, और इसके अलावा बहुत से नाम जो मैं यहाँ पे नहीं ले सका। इन सब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ दी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल मैप पे नमूदार हुई है। सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि एक इलेक्शन ईयर के अंदर जब ना सिर्फ प्रेसिडेंट बल्कि 1/3 ऑफ द सेनेट ने और पूरे 435 जो मेंबरान हैं कांग्रेस के उन्होंने री इलेक्ट होना है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की सेंस आ गई है, और वो पाकिस्तान और वो अमेरिका के सियासी, यूनाइटेड स्टेट्स के सियासी मैप के ऊपर नमूदार हो गए। अच्छा, अब मैं एक आईएमएफ के बारे में चंद अल्फाज कह दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, बहुत से लोग जब बड़े होते हैं तो मुनाफिक बनते हैं, कुछ उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है शादी वगैरह करने के बाद। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में तो बहुत से सियासी लोगों को शक है कि वो पैदाइश से ही मुनाफिक थे। बहरहाल उनकी मैंने एक ट्वीट देखी आईएमएफ के हवाले से जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये आईएमएफ तो अमेरिका का है, ये इमरान खान वहाँ जा रहा है, अमेरिका ये वगैरह वगैरह सारा कुछ है। मैं ये बताना चाह रहा था कि ख्वाजा साहब को तो खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पर हम सब लोगों को ये समझ आ गई है कि सारा मामला जो ख्वाजा साहब ने भी सेटलमेंट की है इक्वेशन की पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के अंदर तो मसला कम है, ज़्यादातर मसला है ही लंदन वाशिंगटन के दरमियान। तो जो इक्वेशन आपने खराब की है, हम भी उसी इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ के जो लेटर के हवाले से मैंने एक प्रेस टॉक देखी, मुजम्मल असलम साहब जो एडवाइजर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पीटीआई के ज़माने में, उनके साथ बैरिस्टर गौहर अली खान थे। उसका एक टुकड़ा भी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा रोल इसलिए भी बनता है आईएमएफ को खत लिखने का कि 2023 के अंदर आईएमएफ ने हमें अप्रोच किया, बनीगाला में मीटिंग हुई, और आईएमएफ ने उसमें ये कहा कि हमें, बोर्ड ने कहा है कि हमें इमरान खान का भी कंसेंसस लेने की जरूरत है इस प्रोग्राम के हवाले से। और उस वक्त जो रिटर्न कंडीशनैलिटी थी जो आईएमएफ की तरफ से दी है, जो इमरान खान ने उनसे डिमांड की थी कि हमें एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप गारंटी करें, आप इंश्योर करें कि पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। और अब जबकि सब देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, जैसे कि इमरान खान ने अपने खत में भी लिखा है कि आप और कुछ नहीं तो यूरोपियन यूनियन का जो ऑब्जर्वर ग्रुप था उसकी रिपोर्ट पढ़ लें कि इलेक्शन किस किस्म का था, और इसमें से अगर आप 30% जो पोलिंग स्टेशन हैं या फॉर्म 45 है उन्हीं का अगर आप ऑडिट करवा दें 15 दिन में हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कि आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बात। आईएमएफ ने हमसे राब्ता किया, उस वक्त ना हम कौमी असेंबली में थे ना सूबाई असेंबली में थे। पहली दफा आईएमएफ ने बोला, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई से कंसेंट लो, अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा। खान साहब ने पूछा कि ये प्रोग्राम है क्या, उन्होंने कहा 9 महीने का प्रोग्राम है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा पीडीएम, दूसरा हिस्सा केयर टेकर, तीसरा हिस्सा नई गवर्नमेंट जब केयर टेकर आएगी, सॉरी नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम किस देंगे। खान साहब ने उस पर जवाब में बोला कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। उस वक्त नवंबर में इलेक्शन होने थे। आईएमएफ ने कहा कि नवंबर में हमें हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन होंगे। आईएमएफ खान साहब ने कहा कि कैन यू गारंटी फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये जो आखिरी पार्ट है, जो तीसरा जिसमें हमने आखिरी केस जारी करनी है, वो नई हुकूमत को उसी वक्त मिलेगी जब नई हुकूमत बनेगी। अच्छा, अब आ जाए इस चीज़ के ऊपर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब द आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ था कि चूंकि ये असेंबली कंप्लीट नहीं हुई है, चूंकि इसके अंदर माइनॉरिटी सीट्स, रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं हो सका, ये हाउस प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, इसलिए इसका सेशन जो है नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि आप इस नुक्स को ठीक नहीं कर लेते। उन्होंने अब से चंद घंटे पहले सरेंडर कर दिया, बड़े प्रेसिडेंशियल मैजेस्टिक स्टाइल से। उन्होंने 14 ट्वीट्स का एक थ्रेड उन्होंने इशू किया जिसमें उन्होंने बहुत से सेक्शंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन कोट किए। उन्होंने कहा कि इन व्यू ऑफ दिस टाइम 21 दिनों का मैं कर रहा हूँ, मेरी कुछ बहुत सी इसके हवाले से रिजर्वेशंस हैं। और फिर उसमें उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने जिस बदतमीजी से उनको खत लिखा, जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की, जो टोन एंड टेनर था, वो बिल्कुल गैर मुनासिब था। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ काम ये था कि वो एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाता, जो कि वो नहीं करवा सका। लेकिन वो जिस कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ा हुआ है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था।
तो प्रेसिडेंट ने अपने आप को बहुत डिफरेंट भी उसमें किया, आरिफ अलवी साहब ने। वो तो चले ठीक है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूँ उनके 14 ट्वीट्स। लेकिन असल कहानी ये है कि जैसा कि मैंने पिछले 2 वीलॉग्स में जिक्र किया था कि आरिफ अलवी साहब के ऊपर बेइंतहा प्रेशर था। उनको मुसलसल वार्न किया जा रहा था कि आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपके घर के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमने बड़ा मवाद रखा हुआ है आपके ऊपर। लेकिन वो खड़े थे। फिर इमरान खान ने भी उनकी हिम्मत की बड़ी तायद दी थी, उनकी पोजीशन को सपोर्ट किया। लेकिन इन दी एंड ये अंडरस्टैंडेबल है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो अंडर प्रेशर आए, और अंडर प्रेशर आने के बाद उन्होंने ये ट्वीट्स किए और अपना कॉन्सेंट जो था सेशन बुलाने का 29 फरवरी का, वो उन्होंने उसको प्रेसिडेंशियल कवर जो है वो दे दिया। एक चीज ध्यान में रखिए कि दो चीजें यहाँ पर हैं। एक ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। दूसरा एक बंदा बशर इंसान है जिसका नाम डॉक्टर आरिफ अलवी है, जो एक इंसान है जिसकी तमाम कमजोरियां हैं, जिसकी ह्यूमन फीलिंग्स हैं, जिसकी ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज हैं। प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करके अंडर प्रेशर लाके जो ऑफिस है सदर पाकिस्तान का, उसको तोड़ दिया गया, उसकी हद तक की गई है, उसको जलील किया गया है। जो पोजीशन ली हुई थी डॉक्टर आरिफ अलवी ने, बिल्कुल प्रिंसिपल पोजीशन थी, उसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं थी। लेकिन उनको इससे पीछे हटा दिया गया। अब हटाया क्यों गया? क्योंकि जब ये कहा था कि हमने तो स्पीकर के साथ सेशन मंगवा लिया है, राजा परवेज अशरफ साहब ने बुला लिया है, हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हम तो प्रेसिडेंट को ओवर रूल कर सकते हैं, जैसे कि साहब डार साहब ने कहा, जैसे पीपल्स पार्टी कह रही थी। कि और बात है कि बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि हम प्रेसिडेंट के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे वगैरह चला सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि लीगल एक्सपर्ट्स ये भी समझते हैं कि चलें, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट पे भी इनका कंट्रोल है, सारे माहौल पे कंट्रोल है, लेकिन जो लीगैलिटी है इस पूरे सेशन की, और जिसमें से प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करना है शहबाज शरीफ को, ये लीगैलिटी एट क्वेश्चन रहेगी। और ये इसमें एक डिफेक्ट रह जाएगा पूरी चीज के अंदर। इन्हें भी इसका एहसास था। सो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, इसीलिए इन दी एंड नेक ब्रेकिंग प्रेशर लाकर प्रेसिडेंट से उसको कवर जो है वो दिलवाया गया। अब प्रेसिडेंट, अच्छा, अब एक तरीका जो भाई लोगों का है वो ये है कि आपने कराची से लेके खैबर तक आपने कोई 10,000 किस्म के झूठ बोले हुए हैं कि बस ये होने वाला है, ठीक कर रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिक्र ना करें, अगले हफ्ते तक ये हो जाएगा। और ये झूठ अपने अंदर भी बहुत बोला जाता है, वहां पर भी सैकड़ों हजारों लोगों को ऐसा झूठ बताया जाता है कि वो आगे जाके हजारों लोगों को, यानी सैकड़ों लोगों को झूठ दिया जाता है। वो सैकड़ों लोग अपने हजारों जाने वालों को कहते हैं कि मुझे पता चला है बड़े रिलायबल सोर्स से कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं, इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, अदालतों से फैसला करवा देंगे, अभी बस हो रहा है, फलां की फलां से मुलाकात हो गई। तो ये झूठ जो है वो ना सिर्फ खैबर से कराची तक बोला जाता है, बल्कि ये इस्लामाबाद से लेके वाशिंगटन तक, वाशिंगटन से लेके टेक्सास तक, टेक्सास से लेके कैलिफोर्निया तक, कैलिफोर्निया से लेके कनाडा तक, कनाडा से लेके बरतानिया तक, हर तरफ एक झूठी कहानी जो है वो सुनाई जाती है। जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट को कहा था कि आप डेफिनेटिव डेट ना दें सितंबर अक्टूबर में, तो उस वक्त उसको कहा था कि हमारी इमरान खान के साथ बातचीत होने वाली है, हम चीज़ें ठीक कर रहे हैं, हम अभी राब्ते होने वाले हैं, वगैरह वगैरह। इस दफा भी लगता है कि कोई दरमियान में प्रेसिडेंट को एक आस भी दिलाई गई। बिकॉज अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं आरिफ अलवी साहब के 14 ट्वीट्स देखते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, तो उनमें प्रेसिडेंट इस ख्वाहिश का या इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि 21 दिन के अंदर अंदर जो रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि उसका फैसला हो जाएगा, उस पे उसका सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। अभी तक तो नहीं निकला, जब मैं बोल रहा हूँ हो सकता है निकल आए आज के वर्किंग दिन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जो हेयरिंग की एक दिन पहले, उसके बाद उन्होंने अपने फैसले को महफूज कर लिया। उस पर पूरी मिस्ट्री है, एक से ज्यादा अखबारों की हेडलाइन इस पे छप चुकी है। जो दिन पिछला खत्म हुआ उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उनको शायद ये सीट्स नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। और उन्होंने इसमें जो जब पेश भी हुए थे उनके वकला इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को याद करवाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बल्ले की हेयरिंग हुई थी, तो वहां पर खुद इलेक्शन कमीशन के वकला ने कहा था कि बल्ला अगर नहीं भी होगा तो भी तहरीक इंसाफ किसी और पार्टी को बाद में ज्वाइन कर सकती है। लेकिन अब भारत इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने तो पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में, उसने तो 26 तारीख को हमें खुद लेटर दिया था कि हमें कोई सीट्स मांगी हुई नहीं है, वगैरह वगैरह। वो ऐसे लेटर बड़ा डिस्टर्बिंग है, वो अखबारात में आप उसको देख सकते हैं, और बंदा हैरान होता है कि 26 फरवरी को इलेक्शन हुए, 8 फरवरी को और 26 फरवरी को तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी साहिबजादा हामिद रजा साहब की, उनको अच्छी तरह से अंदाजा था कि तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक अलायंस हो रहा है। तो 26 तारीख को ये खत लिखना जो उन्होंने डेफिनेटली लिखा है और जो मैंने देखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें कोई सीट्स नहीं चाहिए बिकॉज हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, हमारी वुमेन सीट्स नहीं होंगी, वुमेन सीट्स के हवाले से है, वैसे वो रिजर्व सीट्स के हवाले से नहीं है। तो वो है वैसे बहुत अजीब कि उन्होंने ऐसा खत जो है उस स्टेज के ऊपर क्यों लिखा। अच्छा, एक कमेंट जो है वो करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया में, ट्विटर्स पे, जराए ब्लॉग के अंदर, खुद यूट्यूब्स के ऊपर ऐसे कमेंट्स लिखते हैं जो कि
पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, खास करके पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि देखा ना, हमने कहा था ये भी हो गया, असेंबली का सेशन भी हो गया, पंजाब में मरियम जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गई, सिंध में हल्फ हो गया, अभी नेशनल असेंबली होगी, फिर शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। वो इसको ऐसे लिखते हैं जैसे कि इन तमाम चीज़ों के होने पे किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को कोई शक था कि जब ज़ाहिर है आपके पास इस किस्म की ताकत है और आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकेंगे। इस पर कोई शक तो हो सकता है, किसी कोई पीटीआई की किसी जियाले को बहुत शक हो, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग किसी को भी शक नहीं था कि ये चीज़ें फिजिकल सेंस में आप कर लेंगे। असल इशू ये है ही नहीं। असल इशू ये है कि जो ढांचा खड़ा किया जा रहा है उसकी इखलाकी और सियासी हैसियत जो है वो बहुत कमज़ोर है। इसको गिराने के लिए कोई इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को या किसी फौज को आके एफर्ट नहीं करनी है। इसके लिए किसी क्राउड को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये ढांचा स्ट्रक्चरली इतना कमज़ोर है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे अगर आप एक बिल्डिंग बनाएं, अल्लाह ताला ने निज़ाम कुदरत को चलाने के कवानीन बना दिए हैं। अल्लाह ताला को हर दफ़ा खुदा ताला को फरिश्ते भेजने नहीं होते चीज़ों को ठीक तरह से करने के लिए। अगर आप शराब का नशे में धो धो के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। ये एक बिल्कुल लॉ ऑफ नेचर की बात है। अगर एक बिल्डिंग की बुनियादें आपको 20, 25, 30 फुट रखनी है और आप 5 फुट की उसकी बुनियादें रखते हैं, या किसी खास मुस्तहकम किस्म की सॉइल के अंदर आपको उस बिल्डिंग को खड़ा करना है, उसके उसके पिलर्स रखने हैं, और आप उसको कच्ची रेत के अंदर खड़ा कर देते हैं, या उसके अंदर एक या तनासुब रखना है आपने सीमेंट का, रेत का, गारे का, शतीर का, स्टील का, और वो आप नहीं रखते तो वो बिल्डिंग गिर जाती है। उस बिल्डिंग को गिराने के लिए किसी क्राउड को आने की जरूरत नहीं होती, वो हवा के झोंके से भी गिर जाती है। उसको गिराने के लिए किसी को मिसाइल नहीं मारना होता। ये जो ढांचा सियासी तौर पे पाकिस्तान में खड़ा किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे बहुत ही कमजोर किस्म का ढांचा है। अब एक आध मैं कमेंट सिर्फ कर दूं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जिस गरीब पुलिस ऑफिसर के साथ, बहुत ज्यादा खातून के साथ मोहब्बत, शफकत और इज्जत फरमाई, जिसपे उनकी सोशल मीडिया टीम का कहना था कि दैट वाज एन एक्ट ऑफ कंपैशन, उसके ऊपर बड़ी सियासी और समाजी किस्म की डिस्कशन हुई है, अभी भी जारी है। मुझे बड़ी खुशी है कि बाज़ लोगों ने बहुत सी पुरानी फुटेज और एविडेंसेस के जरिए कम अज़ कम हमें बता दिया। उसमें डॉक्टर शहबाज गिल भी हैं। दो कम से कम देखने में चीज़ें आई। एक तो ये कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जिनकी टीम ये कह रही है कि हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, उन्होंने इस्लाम, दो किस्म की डिफेंसेस दिए गए ना। एक तो ये कि पुलिस ऑफिसर जो है उसकी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बड़े कंपैशन दिखाया है, ये जो उसके दुपट्टे को टच किया है। और दूसरा ये कि हमारी रवायात हैं, इस्लाम है, ये कल्चर है। तो इस्लाम और कल्चर और रवायात का जहाँ तक ताल्लुक है, ऐसी बहुत सी तस्वीर लोगों ने निकाल के ट्विटर पे दिखाई हैं, जहाँ खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान से बाहर होती हैं तो दुपट्टा वगैरह कहीं दूर दूर तक उनका नहीं होता। हम में से किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इशू ये है कि जो आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं तो लोगों के सामने क्या बन के दिखा रही हैं आप। अगर आपकी अपनी कोई वैल्यूज़ और हैं तो सियासी तौर पर आप क्या बन के लोगों को दिखा रही हैं, एक तो इशू। दूसरी जो इसमें चीज़ है कि जो दूसरी फुटेज में ख्याल डॉक्टर शहबाज गिल ने शेयर की है ट्विटर पे, कि उनकी अपनी साहिबजादी जो है वो तो दुपट्टा नहीं लेती हैं, तो वहां पर इसका मतलब है कि दुपट्टा किसी वैल्यू के अंदर शामिल नहीं है। वंस अगेन, हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, वो दुपट्टा लें ना लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है। इशू ये है कि जो चीज़ उन्होंने वहां की उसका दुपट्टे से, इस्लाम और कल्चर से ताल्लुक नहीं था। अगर आप फुटेज को गौर से देखें, उसका ताल्लुक एक्सप्रेशन ऑफ पावर से था। वहाँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो इंटरनल पर्सनैलिटी, साइकी उनकी जो है, उसने अपने आप को रिवील किया है। ये कोई बहुत प्लान्ड किस्म का एक्ट नहीं था कि वो ये प्लान करके गई नहीं थी कि मैं ये करूँगी। ये उनका एक नी जर्क किस्म का रिएक्शन था। ये उनके अंदर की पावर इंस्टिंक्ट थी, जिसमें उनकी एरोगेंस, उनकी रोनियत जो थी वो सामने आई है, कि वो अपने आप को किस तरह से एक आम इंसान के मुकाबले में सुपीरियर समझती हैं। और वो समझती हैं कि उनको ये हक और इख्तियार हासिल है कि वो एक और दूसरी औरत जो कमज़ोर पोजीशन में है उसकी स्पेस के अंदर, प्राइवेट स्पेस में जाके उसको टच कर सकती हैं या उसके लिबास को ठीक कर सकती हैं। दैट वॉज एन एक्ट ऑफ पावर। और यहाँ से आपको मरियम नवाज साहिबा की शख्सियत जो है उसको देखने का मौका मिला है। और आप अगले आने वाले हफ्तों महीनों में देखेंगे कि ये पर्सनैलिटी अपने आप को बार बार एक्सप्रेस करेगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।